एसिड इसका हिंदी अल्म होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है, जो कि लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खट्टा। अल्म को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। अल्म स्वाद में खट्टा होता है। अल्म नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देता है। भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अल्म के कई उदाहरण हैं: हाइड्रोजन क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अल्म, एसेटिक अल्म, सिट्रिक अल्म। अल्म के कई प्रकार हैं: सांद्र अल्म, जिसमें अल्म अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है, सांद्र अल्म कहलाता है। तनु अल्म, जिसमें अल्म कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। परबल अल्म, अधिक हाइड्रोजन धनायन देने वाला अल्म परबल अल्म कहलाता है। दुर्बल अल्म, कम हाइड्रोजन धनायन देने वाला अल्म दुर्बल अल्म कहलाता है। बेस भस्म का ही दूसरा नाम है क्षारक। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन देता है। अल्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। भस्म कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है। भस्म के कई उदाहरण हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। स्वांटे आर्हेनियस यह एक साइंटिस्ट है। इसका जन्म 19 फरवरी 1859 विककेसल, स्वीडन में हुआ था। इनकी परीक्षा अपसाला विश्वविद्यालय, स्टॉकहोम तथा रिगा में हुई थी। यह बहुत ही तेज थे। ये मूलतः भौतिकविद थे, किंतु इन्हें प्रायः रसायन ही कहा जाता था। भौतिक रसायन की स्थापना का श्रेय इनको ही है। इन्हें 1903 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार और 1920 में फ्रैंकलिन मेडल से सम्मानित किया गया और स्वीडन के प्रथम नोबेल विजेता भी बने। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1927 में हो गई, तब ये 68 साल के थे। आर्हेनियस द्वारा अल्म और भस्म की परिभाषा। अल्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन धनायन और क्लोरीन ऋणायन में बदल जाता है। भस्म या क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन देता है। लेकिन आर्हेनियस के इस परिभाषा में कुछ त्रुटि भी है। इसके अनुसार अल्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन देता है। परंतु बहुत से अल्म हैं जिनमें हाइड्रोजन धनायन नहीं रहता और कुछ भस्म ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड ऋणायन नहीं रहता, जैसे AlCl3, FeCl3। ये दोनों अल्म हैं। इसमें हाइड्रोजन धनायन नहीं है। NH3 यह भस्म है। इसमें हाइड्रोक्साइड ऋणायन नहीं है। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? सभी अल्म भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आदि। विद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते, वे विद्युत अपघटनीय कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया आदि। विद्युत धारा के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? अल्म, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आयनन किसे कहते हैं? जल द्वारा विद्युत अपघटन का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता, क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय माध्यम में बदल जाता है, या वैसे रंजक जिनका अल्म तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक के कितने प्रकार हैं? सूचक के 3 प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वैसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पत्र, हल्दी। लिटमस पत्र को अगर अल्म में डाला जाता है तो यह लाल में परिवर्तित हो जाता है। अगर लिटमस पत्र को क्षार में डाला जाता है तो ये नीला हो जाता है। हल्दी को अगर अल्म में डाला जाता है तो यह पीला हो जाता है। हल्दी को अगर क्षार में डाला जाता है
तो ये लाल हो जाता है। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? वैसे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। इसे अगर अल्म में डाला जाता है तो ये रंगहीन होता है, अगर इसे क्षार में डाला जाता है तो ये गुलाबी कलर का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज को अगर अल्म में डाला जाता है तो लाल हो जाता है, अगर इसे क्षार में डाला जाता है तो यह पीला हो जाता है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। इसे अगर अल्म में डाला जाता है तो इसका गंध बढ़ जाता है, क्षार में डाला जाता है तो कोई गंध नहीं रहता। वेनिला को अगर अल्म में डाला जाता है तो गंध बढ़ जाती है और क्षार में डाला जाता है तो कोई गंध नहीं रहता। लौंग का तेल को अगर अल्म में डाला जाता है तो इसका गंध बढ़ जाता है, क्षार में डाला जाता है तो कोई गंध नहीं रहता। अब जानेंगे अल्म व क्षारकों के रासायनिक गुण। धातु की अल्म व क्षारक के साथ अभिक्रिया। अल्म के साथ अगर धातु की अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी प्रकार से क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ध्यान से देखें, जब धातु अल्म और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमें कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है? आइए एक एक्टिविटीज से पता करते हैं कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है या नहीं। जहाँ से गैस निकलती है वहाँ जलती हुई संठी या मोमबत्ती पास ले जाइए तो विस्फोट पॉप ध्वनि के साथ जलने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील गैस है। इनके लिए आपको कुछ सामग्री लेनी होगी। कोनीय प्लास्टिक, थिलस कीप, पाइप, कॉर्क, टब। थिसल कीप से प्लास्टिक में 25 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगेंगे। टब में साबुन का विलयन पहले से ही रखेंगे। कोनीय प्लास्टिक से पाइप टब में डालेंगे ताकि बुलबुले टब से निकले। जब आप जलती हुई संठी पास ले जाएंगे तो यह पॉप ध्वनि के साथ जलने लगेंगे। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का ही दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। से अम्लों की अभिक्रिया। अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा? अगर जिंक कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और जल, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसी प्रकार से अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण, जल और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ध्यान से देखें, जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमें कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? आइए एक एक्टिविटीज से पता करते हैं कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं। इसका पहचान करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी को एक साथ अभिक्रिया कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, अतः निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। पहला टेस्ट ट्यूब, दूसरा कॉर्क, पाइप, संगमरमर। संगमरमर का ही दूसरा नाम है चूने का पानी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक टेस्ट ट्यूब में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और संगमरमर का टुकड़ा डालें और टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से अच्छी तरह से बंद कर दें। दूसरे टेस्ट ट्यूब में चूना जल डालें। दोनों टेस्ट ट्यूब को पाइप के माध्यम से जोड़ दें, अतः आप देखेंगे कि चूना जल दूधिया हो गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और गुजारा जाता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, साथ ही जल का अणु। यदि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें अगर और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारा जाए तो ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अम्ल और क्षारक किस तरह अभिक्रिया करते हैं? अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदासीन अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षारक एक दूसरे के गुण को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं
और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड को अगर अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। धात्विक ऑक्साइड का अर्थ है कोई भी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना, कॉपर ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड है। इसके साथ अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट साथ ही जल बनता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारक होती है। कॉपर जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो नीला हो जाता है। अधात्विक ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड अगर क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी अगर आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। अम्ल तथा क्षारक की जल से अभिक्रिया। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देता है। हाइड्रोजन धनायन इस रूप में अस्थायी नहीं होते। हाइड्रोजन धनायन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में अस्थायी होते हैं। हाइड्रोनियम कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन धनायन में अगर जल के एक अणु को हाइड्रोजन धनायन में जल के एक अणु को जोड़ दिया जाए तो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोराइड में जल मिला दिया जाता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन प्रदान करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में जल मिला दिया जाता है तो ये सोडियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन में बदल जाता है। जल के साथ अम्ल और क्षारक मिलाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। अपने शिक्षक के निगरानी में ये काम करना चाहिए। अम्ल तथा भस्म की प्रबलता। किसी अम्ल तथा भस्म की हाइड्रोजन धनायन या हाइड्रोक्साइड ऋणायन की मात्रा पर प्रबलता का निर्धारण होता है। अम्ल व भस्म की शक्ति ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक बहुत सारे सूचक का समूह या मिश्रण होता है। यह समूह किसी विलयन में हाइड्रोजन धनायन की मात्रा को अलग अलग रंगों में दिखाती है। pH पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन पावर। pH मान किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा सांद्रता को उस विलयन का pH मान कहते हैं। pH स्केल वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का pH मान ज्ञात किया जाता है, उसे pH स्केल कहते हैं। pH मान अगर 7 के बराबर है तो उदासीन विलयन होगा। pH मान अगर 7 से कम है अम्लीय विलयन होगा। pH मान अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन होगा। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH मान के बीच कार्य करता है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। लवण। अम्ल और क्षारक आपस में अगर अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है, साथ ही जल भी बनाता है। लवण से रसायनों का निर्माण। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NaOH। इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन का ईंधन के लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए। विरंजक चूर्ण, इसका केमिकल नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र है CaOCl2 या Ca कोष्ठ OCl कोष्ठ बंद इंटू Cl। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन मिलाया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, साथ ही जल का। इसके निर्माण में एक विशेष प्रकार का उपकरण लेते हैं जिसमें ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जाता है और नीचे से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रभावित करते हैं।
क्लोरीन ऊपर तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है तथा बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है। यह जल में घुलनशील होता है परंतु पूर्ण रूप से विलय नहीं होता। यह वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन का निष्कासन कर देता है। विरंजक चूर्ण अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही क्लोरीन को निष्कासित कर देता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को रोगाणुविहीन बनाने में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, विरंजक हेतु तथा कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम क्लोराइड की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपस में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यह एक दुर्लभ असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट में या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ऊष्मा जब दिया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट और जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बट जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल अगर आपस में मिला दिया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है। यह एसेटिक का एक संगठक है। यह अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3 इंटू 10 जल का अणु। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। बोरेक्स के उत्पाद में होता है। घरों के साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर 1.5 जल का अणु मिला दिया जाता है तो ये जिप्सम बन जाता है। CaSO4 इंटू 2 जल का अणु। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, दीवार की सतह को चिकना बनाने में, मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5 जल का अणु। ये जो 5 जल का अणु है यही क्रिस्टल का जल कहलाता है। इसी प्रकार से CaSO4 इंटू 2H2O, ये 2 जल का अणु, ये भी क्रिस्टल का जल कहलाएगा।